एपिसोड की शुरुआत में उस रहस्यमय मोनोनोकी का नाम सामने आता है जो कि था कोगा। वो खुद को मोनोनोकी का भविष्य का ओवरलोडर बताता है और रागो को हासिल करना चाहता है क्योंकि रागो की स्पिरिचुअल पावर उसे और भी ज्यादा ताकतवर और लगभग अनस्टॉपेबल बना सकती है। जीरो और रेजी को कोगा की बातें पागलपन लगती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यह मोनोनोकी बेहद ताकतवर है। कोगा अचानक दोनों पर हमला करता है और रागो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रागो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वह किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और उसे मोनोनोकी का रूलर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर कोगा गुस्से में आ जाता है और जीरो को मारने के लिए कोशिश करता है। जीरो मौका देखकर रेजी को हमला करने के लिए कहता है। रेजी अपने तलवार से कोगा पर वार करता है, लेकिन उसे सिर्फ मामूली चोट आती है। तभी कोगा अपनी सुपर नेचुरल एनर्जी से एक हथियार बनाता है और साफ कर देता है कि अब वह जीरो और रेजी दोनों को खत्म करने वाला है। दूसरी तरफ इस OD1 के लोग इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसने उन्हें बेसमेंट में जाने से रोक रखा है। इचिका को जीरो और रेजी की चिंता होती है, जबकि टोको शिवा से पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर इस मिशन को इतना खतरनाक बनाया था। शिवा कहता है कि यह उसकी नई टीम का पहला मिशन है और एक लीडर होने के नाते उसे हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार रहना ही होगा। उसे अपनी टीम का पूरा भरोसा है। इधर कोगा जीरो और रेजी पर हमला करता है, उसके एक वार से जमीन टूट जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। रेजी कोगा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और वह बुरी तरह घायल भी हो जाता है। जीरो रागो की ताकत इस्तेमाल करके कोगा पर हमला करता है, लेकिन कोगा उस हमले को रोक लेता है। वो रागो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद वह एक इंसान के अंदर कैद है, लेकिन जीरो उसे जवाब देता है कि रागो कोई हथियार या इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। दोनों खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। रागो भी पहली बार जीरो की बात से पूरी तरह सहमत होता है। इसके बाद जीरो और रागो अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं और इस बार उनका हमला इतना शक्तिशाली होता है कि कोगा का हथियार टूट जाता है और वह खुद भी घायल हो जाता है। लेकिन कोगा पीछे हटने के बजाय रागो की ताकत पाने के लिए अपनी इच्छा और मजबूत कर लेता है। तभी ऊपर से आवाजें आने लगती है और उससे एहसास हो जाता है कि बैरियर टूट चुका है। वो वहां से भागने का फैसला करता है। जाते जाते वह जीरो को धमकी देता है कि अगली बार वह उस हाथ, जीभ और आंखें तक काट देगा और रागो को अपना बनाकर रहेगा। लेकिन जीरो अपना नाम बताता है, जीरो आजुमा। यह नाम सुनते ही कोगा अचानक खुश हो जाता है, क्योंकि वह आजुमा परिवार को पहले से जानता था। यहाँ तक वो जीरो के पिता को भी जानता है, लेकिन जीरो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कोगा गायब हो जाता है। इस लड़ाई के बाद रेजी और इचिका दोनों को एहसास होता है कि वे अभी पर्याप्त ताकतवर नहीं है। जीरो भी कोगा की बातों को लेकर परेशान है। आखिरकार वो उसके पिता के बारे में कैसे जानता है। इसी बीच जीरो फैसला करता है कि अब वह ब्लैक टॉर्च का हिस्सा बनकर पूरी तरह एजेंट बनेगा। वह समझ चुका है कि सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, उसे अपने साथियों के साथ मिलकर एक टीम बननी होगी। अगले दिन शिवा अपनी टीम को बताता है कि अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लिए वह एक खास मोनोनोकी को बुलाता है। वो एक फ्रेंडली मोनोनोकी है जो ब्यूरो के साथ काम करती है। उसकी खासियत है हेलुसिनेशन और सुपरनैचुरल फोर्सेस की ट्रेनिंग। वह पूरी टीम को अपने हेलुसिनेट के अंदर फंसा देती है और उनका मिशन होता है किसी भी हालत में इस हेलुसिनेट को तोड़कर बाहर निकलना। रेजी को अपने हेलुसिनेट में उसका बड़ा भाई शिनजी दिखाई देता है। वो समझ आता है कि ये उसके अतीत से जुड़ा टेस्ट है। इचिका को अपनी माँ याद आती है। बचपन में वह अपनी माँ की तरह स्पाई बनना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ एक मिशन में मर गई और कभी वापस नहीं आई। बाद में इचिका को पता चलता है कि उसकी माँ कैपिटल स्पेल की वजह से पत्थर में बदल गई थी। उसके पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। तभी इचिका ने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब उसकी हेलुसिनेट में उसकी माँ की आवाज उसे स्पाई बनने से रोक रही होती है। इसके बाद उसकी माँ की पत्थर जैसी आकृति टूट जाती है और उसमें से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है। दूसरी तरफ जीरो भी अपने हेलुसिनेट में फंस चुका है। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और तभी एक रहस्यमय मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। यह भी हेलुसिनेट का हिस्सा है, लेकिन उस मॉन्स्टर को देखकर उसे एक अजीब एहसास होता है, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। जीरो लड़ने के लिए तैयार होता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत रेजी के अतीत से होती है। बचपन में वह अपने बड़े भाई शिनजी के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिनजी हमेशा उसे थोड़ा आगे रहता है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। शिनजी रेजी को अपना अच्छा प्रतिद्वंदी मानता था और कहता था कि अगर वह कभी गलती करे तो रेजी सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन एक दिन
उनकी जिंदगी बदल जाती है। उनके परिवार का सबसे बड़ा बेटा था राइट ऑफ द स्वॉर्ड, जिसमें एक खतरनाक तलवार हेल टेम्पेस्ट को एक मोनोनोकी ने अपने कब्जे में ले रखा था। परिवार के उत्तराधिकारी को उस मोनोनोकी को हराकर तलवार वापस लानी ही होती थी। सिंजी इस टेस्ट में जाता है और कुछ समय बाद वापस लौट आता है, लेकिन अब वो पहले वाला सिंजी नहीं था। वह अपने ही पिता पर हमला कर देता है और उनकी जान ले लेता है। रेजी को लगता है कि तलवार के अंदर मौजूद मोनोनोकी ने सिंजी को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन सिंजी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, यानी शायद वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था। यही यादें अब फुओ के लोटस ऑफ डेलिरियम में रेजी के सामने फिर से आती है। सिंजी उससे लड़ता है और उसे बताता है कि वह अभी भी उसे हराने के लायक नहीं बना है, लेकिन रेजी समझ आता है कि उसके सामने असली सिंजी नहीं बल्कि उसके अपने अतीत का एक इल्यूजन है। वो अपने भाई से किया हुआ वादा याद करता है और आखिरकार सिंजी को हरा देता है। उधर इचिका भी अपनी माँ से जुड़ी यादों का सामना कर रही होती है। उसकी माँ की मौत और उसे लेकर छिपाई गई सच्चाई उसके सामने आती है, लेकिन इचिका अपने डर को स्वीकार करके उस इल्यूजनेट को तोड़ देती है। रेजी और इचिका दोनों 10 मिनट के अंदर लोटस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जीरो और रागो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। वो को भी समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लोटस लोगों की इमोशनल इनसिक्योरिटीज और ट्रॉमा के आधार पर उन्हें तोड़ता है, लेकिन जीरो और रागो की सोल्स फ्यूज्ड है, इसलिए उनका इल्यूजन बाकी सबसे अलग होगा। अंदर दोनों एक विशाल मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी वह मॉन्स्टर काले धुएं में बदलकर जीरो को अपने अंदर कैद कर लेता है। बाहर फुओ का लोटस अचानक काला पड़ जाता है और उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। जीरो और रागो खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं। वहाँ उन्हें डेड ऑब्सीडियन दिखाई देता है और एक गांव का लड़का रागो के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। यहाँ जीरो को पता चलता है कि यह रागो की पुरानी याद है। यह घटना 1730 की है। उस समय मोनोनोकी के लोग डेमन, माउंटेन स्पिरिट और लोकल गॉड के रूप में जाने जाते थे। रागो एक गांव के पास रहता था और वहाँ के लोग उसे अपना रक्षक मानते थे, लेकिन रागो खुद को उनका भगवान नहीं मानता था। वह सिर्फ इसलिए वहाँ रहता था क्योंकि उसे वो जगह पसंद थी और दूसरी मोनोनोके उस गांव से दूर रहते थे। तभी रागो का पुराना परिचित अमागी वहाँ आता है। अमागी बताता है कि इंसानों ने मोनोनोके के खिलाफ अपनी कार्रवाई काफी बढ़ा दी है। टोगोनेट के समर्थन से उन्होंने ओनिवाबासु नाम की एंटी मोनोनोकी फोर्स बना ली है, जो मोनोनोकी को खत्म कर रही है। अकामी चाहता है कि रागो उसके साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ सके, लेकिन रागो साफ मना कर देता है। उसका मानना है कि इंसान और मोनोनोकी की लड़ाई में लड़ने का उसका कोई फायदा नहीं। अगर इंसान उसके पीछे आएंगे तो वह खुद उनसे निपट लेगा। अमागी फिर भी उसे चेतावनी देकर कहता है। अगले दिन वो वापस आता है, लेकिन इस बार वह गांव के लोगों को मार चुका होता है। अमागी बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि रागो को एहसास हो कि इंसानों और मोनोनोकी के बीच खड़े रहना संभव नहीं है। यह देखकर रागो अपना आपा खो देता है और एक विशाल मॉन्स्टर में बदल जाता है और वह अमागी पर हमला करता है और पूरे गांव को तबाह कर देता है। अमागी बुरी तरह घायल होने के बावजूद खुश होता है कि अब रागो की असली ताकत उसके सामने आ चुकी थी। वह रागो को बताता है कि अब इंसान इस तबाही का जिम्मेदार उसी को मानेंगे और जल्द ही ओनिवाबासु उसके पीछे आएंगे। रागो को समझ आ जाता है कि उसकी वजह से निर्दोष लोग मारे गए। इस अपराध के कारण वो फैसला करता है कि वह न इंसानों का साथ देगा न मोनोनोकी का। वो खुद को डेथ ऑब्सीडियन के अंदर सील कर लेता है ताकि अपने किए की जिम्मेदारी खुद उठा सके। यही उसकी खोई हुई यादों का असली कारण था। जीरो रागो को समझाता है कि वह अतीत से भागने के बजाय आगे बढ़ सकता है। आज वह अकेला नहीं है क्योंकि अब उसकी जिंदगी में जीरो है, लेकिन इल्यूजन वाला रागो उसे स्वीकार नहीं करना चाहता और जीरो के खिलाफ लड़ने लगता है। आखिरकार जीरो और रागो एक साथ उसके सामने खड़े होते हैं। वे अपने पुराने डर और अकेलेपन को स्वीकार करते हैं और उस इल्यूजनेट को खत्म कर देते हैं। बाहर फुओ का लोटस टूटने लगता है। सिवा सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और अचानक लोटस से एक विशाल हाथ बाहर निकलता है। जीरो और रागो बाहर निकलते हैं। जीरो सभी को अपनी पूरी यादें बताता है और सिवा को एहसास होता है यह ट्रेनिंग सिर्फ सफल नहीं हुई बल्कि उन्हें अपने दुश्मनों के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है। अब उन्हें पता चल चुका है कि उनके दुश्मन का लीडर अमागी है। असामी हायर अप्स को यह जानकारी देने की बात करती है, लेकिन सिवा मना कर देता है। वह जानता है कि इस जानकारी को गलत हाथों में जाने से रोकना ही जरूरी है, इसलिए सिवा सीधे टोको यानी SOD1 की चीफ को फोन करता है और यही एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि न्यूज में कई मिस्टीरियस डेथ की खबर आती है और पुलिस को शक होता है कि इन सब के पीछे एक ही पर्सन है। रेजी और हुओ को लगता है कि इसके पीछे मोनोनोकी हो सकते हैं। वो बताता है कि मोनोनोकी ह्यूमंस को इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी वाइटल एनर्जी मोनोनोकी की ताकत बढ़ाती है और इससे टीम को समझ आता है कि अमागी और उसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा इंसानों की एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। तभी हिरासाका में अचानक घना फॉग फैल जाता है और पूरा टाउन सील कर दिया जाता है। ब्यूरो उसे केमिकल अटैक बताकर
जनता से सच्चाई छिपाते हैं, क्योंकि कई दशकों से मोनोनोकी के हमले न होने की वजह से आम लोग उनके अस्तित्व तक भूल चुके हैं कि वह इस केस को अपनी टीम को देने के लिए टोको से बात करता है और राघव के पास्ट की जानकारी उसके साथ शेयर करता है। आखिरकार टोको सिवा की टीम को इस मिशन में काम करने की परमिशन दे देती है। ब्लैक टॉर्च को 3 ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं: सर्वाइवर्स को बचाना, फॉग को हटाना और मोनोनोकी को कैप्चर करना। वो अपनी लोटस की पैटल्स देकर टीम को फॉग के अंदर कम्युनिकेट करने का तरीका देती है। अंदर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ कई मोनोनोकी मौजूद हैं और लगभग 200 इंसानों को जिंदा पकड़ कर रखा गया है ताकि उनके वाइटल एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सके। रागो अपनी सेंसिंग एबिलिटी से 4 मोनोनोकी की लोकेशन पता कर लेता है। टीम 2 हिस्से में बढ़ जाती है। रेजी और इचिका सर्वाइवर वाले इलाके में जाते हैं, जबकि जीरो और रागो पार्क की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी कनावा जीरो और रागो के सामने आ जाता है। वह रागो को देखकर बेहद खुश होता है, क्योंकि उसका असली मकसद रागो को हासिल करना है। कनावा जीरो पर हमला शुरू कर देता है। उसके अटैक्स बेहद पावरफुल होते हैं, लेकिन जीरो उसकी मूवमेंट को पढ़कर लगातार बचता रहता है। आखिरकार जीरो और रागो मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कनावा उनके अटैक पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका शरीर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। कनावा बताता है कि वह पहले एक डीमन गॉड था जिसकी इंसान पूजा करते थे, लेकिन ओनिवा बाशु के बाद इंसानों ने उससे डरना छोड़ दिया और उसके खिलाफ साजिश की। इसके बाद कनावा इंसानों से नफरत करने लगा। अब उसका मकसद इंसानों को खत्म करके मोनोनोकी की नया युग शुरू करना है। दूसरी तरफ इचिका का सामना रोन से होता है, जो इल्यूजन बेस्ड एबिलिटीज इस्तेमाल करता है। वह इचिका के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है और उसे अलग अलग इल्यूजन दिखाता है, लेकिन इचिका समझ जाती है कि यह सब सिर्फ इल्यूजन है। वह रोन के इल्यूजन को पलटकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है और आखिरकार उसका सीन काट देती है। इचिका को पता चलता है कि मोनोनोके अपने हॉर्न्स की मदद से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करते हैं। एक हॉर्न खोने के बाद रोन अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। इधर कनावा जीरो को खत्म करने वाला ही होता है, लेकिन तभी जीरो की यूनिफॉर्म उतर जाती है और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जीरो के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है। रागो भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जीरो को याद आता है कि स्पिरिचुअल न्यूट्रलाइजर लगा हुआ था, जो शायद रागो की पावर को भी सप्रेस कर रहा था। जैसे ही वह हटता है, रागो की असली पावर बाहर आने लगती है। रागो कनावा पर सिर्फ एक अटैक करता है और उसे बीच से चीर देता है। कनावा भी उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। रागो खुद भी सोचने लगता है कि उसकी पावर अचानक इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। तभी उसे एक खतरनाक पॉसिबिलिटी समझ आती है। मोनोनोकी इंसानों की वाइटल एनर्जी खाने से ताकतवर होते हैं और रागो काफ़ी समय से जीरो के साथ एक ही बॉडी शेयर कर रहा है। राघो इतने समय से जीरो की वाइटल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और शायद इसी वजह से डेथ ऑब्सिडियन से बाहर आने के बाद उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है। इसी बीच रेजी नारुको के बॉडीगार्ड का सामना करता है और उसे अपनी तलवार नीचे रखने की आखिरी वार्निंग देता है, लेकिन वह अपनी तलवार का कवर हटा देता है। रेजी जैसे ही उस तलवार को देखता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तलवार बिल्कुल वही होता है जो उसके बड़े भाई सिंजी के पास थी। और तभी वह रहस्यमय पर्सन रेजी के ऊपर हमला कर देता है और एपिसोड 7 भी इसी के साथ खत्म हो जाता है।